बारौनी नाम के एक गांव में तिप्पेश नाम का एक व्यक्ति अपने बचपन के दोस्त जगदीश के साथ मिलकर रहता था। तिप्पेश का बचपन से ही कोई नहीं है और ना ही जगदीश का कोई है। ऐसे ये दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। अरे तिप्पेश, इन पैसों को कितनी बार गिनने पर भी ये कितने हैं कहकर समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? हम लेकर आते वक्त हिसाब करके ही लेकर आए थे ना। सारी मेहनत बर्बाद हो गई है ना। हमारी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होगी रे जगदीश। आराम से फिर से गिनो। ओनर के आने का वक्त हो रहा है, उन्हें वक्त पर पैसे देना होगा। इतने में वहाँ पर ओनर आ ही जाता है और ऐसे ही गुस्से में उन्हें खूब बातें सुना देता और पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। हर रोज सही वक्त पर देना चाहिए और पूरे पैसे बराबर देना चाहिए कहकर कितने बार समझता रहूं। दोबारा ऐसा किया तो जेल में डाल दूंगा। सिर्फ 10 रुपए ही तो कम है ना भाई साहब। इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी कहने की जरूरत ही नहीं है। 10 रुपए नहीं, एक पैसे भी कम हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। काम है मेरा, काम सिखाकर काम पर रखा तो मुझ पर ही अपने बातें जमा रहे हो। तुम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हो, चोरी करते हो। जाओ अब आज का काम शुरू करो। असल में तिप्पेश और जगदीश उस ओनर के पास काम करने वाले नौकर है। हर रोज चोरी करके हर रोज के पैसे उस ओनर को देना रहता है इन दोनों दोस्तों को। ऐसे उस गांव में छोटे छोटे चोरियां करते हुए पैसे जमा करते रहते हैं तिप्पेश और जगदीश। ये क्या है रे? सुबह से शाम तक मेहनत हम करते हैं, कोई गड़बड़ होगी तो फंसते हम हैं। लेकिन इसे पैसे देने में थोड़ी देर हो गई तो, या फिर थोड़े पैसे कम दिए तो शैतान की तरह करते हैं। हम ऐसे ही रहा तो काम नहीं होगा रे जगदीश। इसके अलावा भी हमें खुद का काम कोई करना होगा। वो छोटी छोटी चोरियां नहीं, बड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऐसे कहते हुए दोनों सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे एक दिन बाजार से घर लौट रहे तिप्पेश को रेलवे की पटरियों पर कब से एक काली पड़ा हुआ ट्रेन का इंजन नजर आता है। उसे देखते हुए घर लौट आता है। ऐसे अगले दिन भी उसे देखता है, उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ जाता है इसको। छोटे बच्चे सभी उसमें खेलते हुए नजर आते हैं। ऐसे खेलते हुए उनमें से एक छोटा बच्चा चुपचाप हाथ ऊपर करके इस पुलिस के पास आ जाओ, वरना मैं इस ट्रेन के इंजन को यहाँ से गायब कर दूंगा। तब तुम भी गायब हो जाओगे। गायब करना मतलब यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें छुपा दोगे क्या? वो बातें सुनकर एक बेकार से उपाय आता है तिप्पेश का दिमाग में। उसके बाद झट से घर लौटकर उस उपाय के बारे में जगदीश को बताता है। बाबा, ये ट्रेन इंजन की चोरी, लेकिन हम वो कैसे कर पाएंगे? कर भी लिया तो हम उस इंजन का क्या करेंगे? इंजन कहा तो मजाक समझ रहे हो क्या? उसका हर एक पार्ट कितना कीमती होता है पता है? कैसे बचने पर भी ढेर सारे होंगे। मेरी बात सुन। ऐसे कहते हुए उसे कैसे चुराना चाहिए कहकर प्लान बनाते रहते हैं दोनों मिलकर। ऐसे काफी दिन गुजारने के बाद उस ट्रेन के पास वाली जगह से एक गड्ढा खोदने लगता है। ऐसे काफी दिनों तक अच्छी मेहनत करने के बाद उस अंडरग्राउंड रास्ते से ट्रेन को लेकर जाते हैं दोनों मिलकर। फिर से उसे किसने निकाला था ये शक ना हो, ऐसे उस गड्ढे को पहले की तरह मिट्टी पत्थर डालकर पहले जैसे कर देते हैं। इतने दिनों का मेहनत है, अब कमाई कैसी होगी ये देखना है हमें। चोरी तो हो गई है, अब इसका क्या करना है ये सोचो।
वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो दोस्त, मैं संभाल लूंगा। लेकिन ये हिसाब 100 या हजारों का नहीं, लाखों का और करोड़ों का भी हो सकता है। ऐसे और कहां पर इंजन इस्तेमाल किया बिना छोड़ दिया है, वो सब हमें ही लूट लेना होंगे। उसके बाद की कहानी मैं चलाऊंगा। ऐसे कहते हुए उन रेलवे की पटरियों पर कौन सा खाली इंजन या बोगी नजर आने पर भी उन्हें अंडरग्राउंड के रास्ते से चुरा लेते हैं दोनों मिलकर। लेकिन ये दोनों चोरी कर रहे हैं कहकर किसी को भी पता नहीं चलता था। कुछ महीनों बाद पुलिस वालों को इस ट्रेन इंजन की चोरियों के बारे में पता चलने तक तिपेश और जगदीश करोड़पति बन जाते हैं। ऐसे वो दोनों गांव ही नहीं, देश के पार चले जाते हैं। ऐसे उन ट्रेन की चोरी किसी ने की कहकर ये बात एक रहस्य बन जाता है। अंडरग्राउंड का रास्ता अपनाकर बहुत ही होशियारी दिखाई है इन चोरों ने, लेकिन फिर से कभी भी इधर आकर इस काम को किए बिना नहीं रहेंगे। तब दिखाएंगे इन्हें हम क्या है। अगले जन्म में दिखाना तुम क्या हो कहकर। जयपुर गांव के सरपंच जीरा सिंह सारे गांव वालों को घर बुलाकर खाना खिलाता रहता है। ऐसे ही वो आज के दिन बहुत खुश है। खाओ खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। मेरे बेटे को बच्चा होने वाला है। ऐसे कहते हुए बहुत ही खुश होता है जीरा सिंह और बहुत ही गहरी सोच में हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करते हुए इधर से उधर फिरता रहता है। इतने में एक नर्स बच्चे को लेकर बाहर आती है। वो देखकर जीरा सिंह, आहा, मेरे पोते का ही इंतजार कर रहा था मैं कब से यहाँ पर। सब अच्छे से ही तो हुआ है ना बेटा? सब अच्छे से ही हुआ है, लेकिन ये आपका पोता नहीं पोती है। आपके परिवार में ये पहली बार है ना सरपंच जी। वो बात सुनते ही सरपंच जीरा सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनके परिवारों में आज से पहले कभी भी एक लड़की का जन्म भी नहीं हुआ है और लड़की मतलब किसी काम की नहीं होती है। ऊपर से खर्चे रहते हैं कहकर सोचता है सरपंच। लड़कियों को पालना मेरे परिवार में ही नहीं है। जल्द से जल्द इसे मारकर कहीं पर फेंक कर आओ। ये मेरे घर में आने के लिए और मेरे नाम के हकदार बनने के लिए मैं कभी नहीं मानूंगा। ऐसे कहते हुए उस बच्चे को मारने का फैसला लेता है, लेकिन उस नर्स को वो बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। इसलिए मरे हुए एक बच्चे को उनके हाथों में रखकर उस बच्चे को बचा लेती है, सबकी नजरों से छुपाकर। इतने में सरपंच की बहू लता नींद से जाकर उसकी बच्ची कहाँ पर है कहकर पूछती है। तब जीरा सिंह गुस्से में सारी बात बताता है अपनी बहू को। वो बात सुनकर रोने लगती है लता। मेरे घर में सिर्फ लड़कों के लिए ही जगह है बहू। तुम्हारी उस बच्ची को भूल जाओ अब। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है जीरा सिंह। लेकिन वो बातें सुनने के बाद लता उसकी बच्ची नहीं है ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पागल की तरह नजर आने वाले गड्ढे को खोद कर देखती है उसकी बच्ची उसमें होगी कहकर। उस माँ की ऐसी हरकतें देखकर नर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसके बाद उसके पास आकर उसकी बच्ची जिंदा है कहती है। तुम्हारी बच्ची मेरे पास सुरक्षित है लता, लेकिन उन्हें ये बात पता चलेगी तो इस बच्ची को मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम्हें इस गांव से दूर चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर अपनी बच्ची के साथ कैसे भी जी लो। ऐसे कहते हुए उस बच्चे को लता के हाथ में देकर वहाँ से दूर भेज देती है नर्स। ऐसे एक शहर में पहुँचती है लता। इतने में बच्चा भूख से रोने लगती है।
अरे रे रे मेरे प्यार बच्चे, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें कुछ पिलाती हूँ, रुको। ऐसे कहते हुए एक दुकान के पास जाकर उस बच्ची के लिए कहकर लता दूध मांगती है, लेकिन वो इस तरह से जवाब देता है। देखने में तो अच्छे घर की लड़की लग रही हो तुम। ऐसे क्यों आई हो पता नहीं, लेकिन ऐसे कब तक दूध मांगती हुई फिरती रहोगी? मैं जैसे कहता हूँ वैसे करोगे तो तुम्हें एक अच्छे आश्रम में भेजूंगा। तुम्हारी बच्ची को तब भूख की कमी नहीं होगी। अपनी बच्ची के लिए सोचकर तुरंत ही ठीक है कहती है लता। ऐसे ही उसके साथ चलने के लिए हाँ कहती है। इतने में एक महिला आकर उसे रोककर, क्यों जग गया? तुम फिर से अपना काम शुरू कर रहे हो? इस मासूम को कहानियाँ सुनाकर कहाँ लेकर जा रहे हो? चुपचाप इसे छोड़कर चले जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस वालों को बुला लूंगी। वो बात सुनकर व्यक्ति डर कर वहाँ से भाग जाता है। तब वो महिला लता को असली बात बताती है। वो एक धोखेबाज है, ऐसी बातें कहकर लोगों को भेज देता है कहकर, ये शहर है बेटा, यहाँ पर हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। देखने पर लग रहा है तुम पहली बार शहर आई हो, होशियार रहना। क्या करूँ मैं, मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसीलिए उसके साथ जाने के लिए यूं ही तैयार हो गई थी। ऐसे कहते हुए अब तक जो हुआ वो सारी बात बताता है लता उस महिला को। वो बातें सुनकर महिला को भी दुख होता है और उसी के साथ रहने को कहकर, रहने के लिए घर और खाने के लिए काम दूंगी के रहने के लिए घर और करने के लिए काम दूंगी कहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये सहायता मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। मेरी बच्ची के लिए कितने भी मेहनत करनी पड़े करूँगी। जिसे मेरे ससुर मारना चाहते थे उसे ही मैं सबसे काबिल बनाकर दिखाऊंगी। ऐसे कहते हुए दिन रात खूब मेहनत करते हुए अपनी बेटी रिया को अच्छे से पढ़ाती है लता। ऐसे ही उसे किसी भी चीज की कमी ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ाती है। ऐसे रिया बड़ी होती है, अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह, खुद का घर सब हासिल करती है रिया, और अब बदले में अपनी माँ का पूरी तरह से ख्याल रखती है। वो देखकर वो महिला बहुत खुश होती है। लड़कियां भी किसी बात में कम नहीं है कहकर साबित कर दिया बेटा तुमने। और लता, अपनी बेटी को जो बनाने की बात की थी वो काम पूरा कर दिया। मेरे ससुर को ये बात पता चलेगी क्या? उन्हें जरूरत नहीं है कहकर फेंक देने वाली पोती आज इस काबिल है कहकर। इतने में रिया अपनी नौकरी के लिए जाने को तैयार होकर निकलने पर उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति एक्सीडेंट होकर सड़क पर पड़ा हुआ नजर आता है। तभी उसे उठाकर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करती है। ऐसे उसे ठीक होने में वक्त लगेगा कहने पर उसे घर तक लेकर आती है रिया। तब उसे देखकर लता, सासू जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ था? सासू जी क्यों कह रही हो माँ? आप इन्हें पहले से जानती हो क्या? तब जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात अपनी बेटी रिया को बताती है लता। और रिया भी आज जीरा सिंह से कैसे मिली थी ये बात अपनी माँ को बताती है। वो बातें सुन रहे जीरा को भी सारी बात बताती है लता। मुझे माफ कर दो बेटा, लड़कियां बेकार है समझता था, लेकिन मैंने जिसे मारना चाहता था आज उसी ने ही मेरी जान बचाई है। ऐसे कहते हुए सबसे माफी मांगकर अपनी बहू और पोती को फिर से घर लेकर जाता है जीरा सिंह।